Hello students, today we are start the bio section chapter number 6 for the class 10th life processes. In the bio section this is the first chapter for the class 10th and in this section we discuss about the life process. So what are the life processes? The life processes are those activities or those functions which are used for the maintenance of the bodies of the living organisms in which must go on even when they are not doing anything particular. So these processes which are performed for the different types of functions of the body and doing the various types of maintenance jobs for to sustain the life, that is called as life processes. So there are the several processes which performs together to maintain the life sustainability are called as life processes. So we see that every individual or every living being requires the energy, and which energy comes from the outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms, which we call food, to inside a process we commonly call as nutrition. बच्चों मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ आपको कि लाइफ प्रोसेस है क्या। देखिए हमारे पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस चलते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। लेकिन सन हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं है, सन तो हमारी बॉडी के बाहर है, यानी कि ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो इन्वायरमेंट में प्लांट्स में सन की एनर्जी ट्रैप हो जाती है और वो सन की एनर्जी जब हम प्लांट्स को इंगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो वो फूड के फॉर्म में हम उस एनर्जी को अपने अंदर रिटेन करते हैं, अपने अंदर गेन करते हैं और उसके बाद वो एनर्जी हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो स्टोर हो जाती है। उससे ही हर एक इंडिविजुअल को फूड के फॉर्म में ही एनर्जी मिलती है। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, अब जब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? बाय ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, एंड बाय दीज ब्रेकडाउन्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स वी गेटिंग द एनर्जी इन टू आवर बॉडी। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जब हमारी बॉडी में फूड हमने इंगल्फ कर लिया तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस चलते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग प्रोसेस या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस चलते हैं। और हमारी बॉडी में रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी चलता है, जिससे जो हमारी बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में हम बाहर से ऑक्सीजन को रिटेन करते हैं रिस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, और ये रिस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो जा करके हमारे जो फूड के पार्टिकल्स को या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और ग्लूकोज से ये ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लिबरेट करती है और एनर्जी लिबरेट करती है हमारे अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिस्पिरेशन में एक्सरेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और इससे क्या होता है कि एक्सरेस्पिरेशन में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो दोबारा से प्लांट रिटेन कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। प्लांट फिर क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग बींग्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्लांट्स रिटेन करते हैं और प्लांट रिटेन करने के बाद में सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वाटर के साथ मिल करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज फिर फूड बन जाता है और फिर से वो फूड हम लोग इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। उस फूड के साथ जो हम रिस्पिरेशन करते हैं उसमें हमारे पास ऑक्सीजन आती है। वो ऑक्सीजन दोबारा से हमारे फूड पर, यानी कि हमारे फूड के अंदर जो अवेलेबल है ग्लूकोज, उस पर रिएक्शन करती है और वो ऑक्सीजन उस फूड को या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और ऑक्सीडाइज करके फिर से हमें एनर्जी फिर से मिल जाती है और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेस चलता है इसको बोलते हैं रिस्पिरेशन, यानी कि हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी बनाने से लेकर के एनर्जी गेन करने और एनर्जी कंज्यूम करने तक दो मेनली प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन यानी कि फूड इनटेक और डाइजेशन ऑफ फूड, और सेकेंड प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। अब आती है बात कि जो न्यूट्रिशन की हमने बात की अभी, तो बच्चों न्यूट्रिशन की एक्चुअली डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। सो हियर वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। देयर आर सेवरल मटेरियल्स विच वी नीड फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, develop, synthesize protein and other substance
needed in the body. The source of energy and materials is the food we eat. Or the nutrition is the process by which we break down the food particles with the help of oxygen and requires the energy by body to assimilate in our body and gains the energy. अब आता है बच्चों की जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का है. न्यूट्रिशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस and it is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. So, autotrophic mode of nutrition in which plants, when the plants and those living beings who prepares their own food by its own process, that is called as autotrophic mode of nutrition. जैसे कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं. फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से या सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं हरे पेड़ पौधे और वाटर के साथ मिल करके ग्लूकोज बना देते हैं. ग्लूकोज के फॉर्म में अपना फूड बनाते हैं और एनर्जी लिबरेट करते हैं, एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. वही ऑक्सीजन फिर से लिविंग बीइंग में एनिमल और ह्यूमन बीइंग इनटेक करता है इन इंस्पिरेशन में और उसके बाद में उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है. जब ऑक्सीजन अंदर हमारे जाती है तो उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं? रीगेन कर लेते हैं और अपने अंदर जो हमने खूब फ्रूट खाया है उसका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी. उसके बाद फिर एनर्जी हमारे अंदर से लिबरेट होती है, निकलती है, जिससे हम अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है. अब दूसरा इसमें क्या प्रोसेस चलेगा? देखिए ये एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया लिख ली है कि 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल एंड सनलाइट दैट फॉर्म C6H12O6 ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O. यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है. इसमें ये होती कहाँ पर है? ये होती है आपकी स्टोमेटा ये हम देख रहे हैं. ये जो पत्ती होती है लीफ, उसकी जो नीचे सब्सिडरी सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं. इनकी एक सेल्स को गार्ड सेल्स बोलते हैं. इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल्स होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं. इसके अंदर ये प्रोसेस चलता है, ठीक है. और इसमें लाइट और डार्क रिएक्शन चलते हैं, दो प्रोसेस, और उनके थ्रू जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया परफॉर्म होती है. फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस को 3 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है मेनली. पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो है आपके स्टोमेटा में होते हैं. स्टोमेटा की गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी जो सूर्य से एनर्जी मिल रही है, सन से एनर्जी मिल रही है, उसको फोटॉन्स के रूप में ट्रैप कर लेता है. उसके बाद ये एनर्जी जो है अंदर जाती है पौधे के अंदर और वहाँ पर कन्वर्जन होता है इस लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी. अब ये लाइट एनर्जी जो ट्रैप की जाती है फोटोन के फॉर्म में, इसका केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी. अब लाइट एनर्जी तो फोटोन के रूप में ट्रैप की गई थी पौधों के द्वारा. अब इसका लाइट एनर्जी से बनेगा केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी किसके फॉर्म में यहाँ बनेगी? ग्लूकोज के फॉर्म में. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और उसी समय क्या होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी तो बन गई, साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे पेड़ पौधों ने उनका भी स्प्लिटिंग होता है, वो टूट जाता है और पानी से ही बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. उसके बाद ये जो ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन किस पे काम करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड पर. तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की थी पौधे ने उसका रिडक्शन हो जाता है इस ब्रेकडाउन हुई हाइड्रोजन से, और फिर ऑक्सीजन जुड़ जाती है उस कार्बन के साथ में, तो ये मिल जाता है और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स. और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस में 3 प्रोसेस के थ्रू ये 3 प्रोसेस चलते हैं और इससे हम पौधे की पत्ती के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है. और यही ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी बन जाती है, ठीक है. अब आता है कि जब हम ये देख रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस चलता है, इसके अलावा स्टोमेटा की गार्ड सेल्स के अंदर एक प्रोसेस और चलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है. अब होता क्या है बच्चों कि जब डे के टाइम में जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. ऐसा ओपन इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम गार्ड सेल्स के अंदर यहाँ ग्लूकोज बनेगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फूल जाती है. फूलने से क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टोमेटल पोर है बीच में,
ये कंप्लीट खुल जाते हैं और इसके अंदर से जो वाटर होता है एक्सेस वो वेपराइज फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अब जब डे टाइमिंग के बाद जब नाइट आती है तो नाइट में क्या है, स्टार्च का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इससे स्टोमेटा का पोर जो है वो बंद हो जाता है और इससे जो वाटर इवेपोरेट हो रहा था बाहर वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहलाता है, वो भी कम हो जाता है। सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल्स तब स्वेलिंग करेंगी जब पानी जो है इनके अंदर आ जाएगा और कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब बात आती कि ये जो प्रोसेस था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू वेपराइज फॉर्म एंड इट द वाटर एक्सेस वाटर ऑफ प्लांट गेट वेपराइज्ड थ्रू द स्टोमेटल पोर्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन या सॉरी ट्रांसपिरेशन। इसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी हो गया, ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद आता है बच्चों की हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। अभी तक हमने केवल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, प्लांट की बात की। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो पौधा है या क्रिएचर है या कह सकते हैं कोई पौधा ना हो करके, पौधे तो खैर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, कोई भी क्रिएचर या कोई भी लिविंग बीइंग जो कि अपना भोजन खुद ना बना करके पौधों पर डिपेंड रहता है, जैसे कि फंजाई हो गई, ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है, फंगस है, कई सारे वर्म्स हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव प्लांट्स हो जैसे कसकटा है, अमरबेल है ना, कुछ टैप वर्म्स वगैरह, लीचेस हैं, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। यानी कि ये अपने फूड को खुद नहीं बनाते बल्कि अपने फूड प्रोडक्शन के लिए पौधों पर डिपेंड करते हैं, है ना। पौधों से बनाए हुए एनर्जी को गेन करते हैं, पौधों को खाते हैं, तो यानी कि उससे एनर्जी गेन करते हैं और उसके बाद में इनके अंदर जो फर्दर प्रोसेस चलता है डाइजेशन का, उसके थ्रू एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से वो एनर्जी फिर स्टोर हो जाती है एटीपी के फॉर्म में और उस एटीपी के फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फॉस्फेट बॉन्ड्स के रूप में एनर्जी रिलीज होती है इनके अंदर, है ना, उससे ये काम करते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अगर हम छोटे से छोटे एक प्रिमिटिव एनिमल की बात करें तो ये जैसे आपने देखा है ये अमीबा है। अमीबा के अंदर जो फूड पार्टिकल अगर उसके आसपास आया तो क्या होगा, एक सूडोपोडिया जैसी संरचना निकलती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये फूड को कम्प्लीटली घेर लेता है, फूड वैक्यूल जैसा बना देता है और ये फूड वैक्यूल के अंदर ही फिर इसके अंदर डाइजेशन हो जाता है इस फूड पार्टिकल का और ये डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि फूड जैसे ही अंदर जाएगा तो इसके अंदर कुछ कैटालिस्टिक एंजाइम या कह सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलने लग जाते हैं और वो उस फूड को पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस था। ठीक है, ये अमीबा में सिंपल न्यूट्रिशन होता है। अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग थोड़ा बच्चों बड़ा प्रोसेस है। इसमें देखिए मैं आपको ये फर्दर दिखाना चाहती हूँ कि ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब बच्चों देखिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी से शुरू होता है जो कि टंग का काम होता है, टंग या माउथ। अब ये माउथ के अंदर टंग है, टंग के ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप के पैपिली होते हैं जो कि फूड का स्वाद लेते हैं और जैसे कि हमें खट्टा कड़वा जो भी फील होता है वो इन पैपिली के थ्रू होता है। सबसे पहले खाना इस बक्कल कैविटी के अंदर आता है। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। सलाइवे का सिक्रीशन यहाँ पर जब होता है तो यहीं से फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ माल्टेज एंजाइम निकलेगा जो माल्टोज को माल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, सुक्रेज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से छोटे छोटे जो भी भोजन आता है वो छोटे छोटे फॉर्म में, बोलस के फॉर्म में, यहाँ पर एक लुगदी के फॉर्म में सलाइवा इसमें इनटेक हो जाता है और इस बोलस के फॉर्म में नीचे की तरफ इसोफेगस में उतरने लग जाता है। इसोफेगस में उतरने के बाद ये सीधे जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक में आ गया फूड, यहाँ से ये स्फिंक्टर वॉल्स होते हैं यहाँ पर लगे हुए और ये जो एरिया है हमारा स्टमक का ये कार्डियक, फंडस और पाइलोरस 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। कार्डियक रीजन ऊपर का रीजन है, फिर ये फंडस है बड़ा रीजन और ये है पाइलोरस। तो कार्डियक रीजन में जब फूड आया तो फूड के वॉल खुल गए, कार्डियक वॉल यहाँ पर, और यहाँ फूड आ गया। फूड आने के बाद में यहाँ स्टमक में 5 से 6 घंटे तक पड़ा रहता है। इसके ऊपर HCl का सिक्रीशन होता है। HCl क्या करता है, फूड को डिसइंफेक्टेंट कर देता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं फूड के उन्हें किल कर देता है। फिर यहाँ पर पेप्सिन
का सिक्रेशन होता है। पेप्सिन क्या करता है, जो भी प्रोटीन होते हैं फूड में उस फूड के प्रोटीन को पेप्टोज और प्रोटियोजेज में चेंज करता है। उसके बाद ये फूड धीरे धीरे नीचे खिसकता है। यहाँ पर प्रोटीन का खाली डाइजेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फैट या कह सकते हैं अदर क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अभी नहीं होता। अब इसके बाद यहाँ खाली प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन के फलस्वरूप हुआ। पेप्सिन यहाँ पे एंजाइम लगेगा इसके ऊपर। इसके बाद फूड आएगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जब यहाँ आएगा, ड्यूडेनम से फिर नीचे ड्यूडेनम में जुड़ेगा, लेकिन ड्यूडेनम में आएगा तो यहाँ पर ये जो लीवर है, लीवर की कॉमन बाइल डक्ट होती है, यहाँ पर गाल ब्लैडर भी पीछे होता है इसके। वो गाल ब्लैडर अपने अंदर बाइल का सिक्रेशन करता है और इस बाइल के सिक्रेशन से, जिसमें कुछ बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाते भी हैं और जो हमारे अंदर जो फीकल मैटर निकलता है, मल पदार्थ निकलता है, उसको कलर भी देते हैं। उनका नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट। ये फूड का डाइजेशन भी कर रहे हैं और उस हमारे स्टूल को, हमारे मल पदार्थ को क्या करते हैं, पीला कलर देते हैं। अब और उसमें बदबू भी जो आती है हमारी लैट्रिन वगैरह में या मल में, तो वो इसी के थ्रू आती है। अब यहाँ पर से कुछ और फर्दर एंजाइम सिक्रीट होंगे और लीवर का भी फंक्शन चलेगा। फिर यहाँ पर बगल में पैंक्रियास लगा होता है। पैंक्रियास से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। हार्मोन क्या करता है, ये ग्लूकोज का डाइजेशन करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो जाके फिर लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ से फिर जो खाना है हमारा वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में उतर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों यहाँ पर और इस पे प्रोसेस चलते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको कि यहाँ पर ग्लूकोज का जो स्टार्च होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाएगा। फिर ग्लूकोज जो है फर्दर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में बाद में टूटेगा, ब्रेक डाउन होता चला जाएगा। अगर जो यहाँ पर माल्टेज एंजाइम निकलता है तो वो माल्टोज को शुगर में कन्वर्ट करता है, सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट करता है शुगर में, इन्वर्टेज शुगर भी यहाँ कन्वर्ट हो जाती है। तो हर प्रकार का कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, और बाकी फीकल मैटर बन जाता है। यहीं पर छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहाँ पर प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम क्या करता है, ये जो बचा कुचा प्रोटीन होता है उसको प्रोटियोजेज में और पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। उसके बाद में सारा का सारा फूड जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ है कि फैट जो है वो भी यहीं डाइजेस्ट होता है। फैट का जो डाइजेशन है वो लाइपेज नाम का एंजाइम करता है और लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने के बाद लाइपेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों डाइजेस्ट हो गए। इसके बाद में अब भोजन जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़े माइक्रोवेलाइज होते हैं ऐसे करके। ये क्या करते हैं, जो फूड के अंदर अब जो एक्सेस पानी बचा है, वाटर बचा है, उसको एब्जॉर्व कर लेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर जहाँ पे यह रेक्टम का रीजन है, यहाँ पर मल पदार्थ, फीकल मैटर इकट्ठा हो जाएगा और फिर एनल वॉल होते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, यहाँ पर से ये फूड का जो बचा खुचा फूड है या कह लीजिए फूड का वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमने देखा बच्चों कि यहाँ डिफरेंट प्रोसेस चलते हैं। और स्टमक में जैसे कि जब ये भोजन यहाँ से नीचे आ रहा है स्टमक में, तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स में, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। यानी कि जब भोजन नीचे की तरफ खिसकता है यहाँ से, तो क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स में, स्मूथ मसल्स में पेट की, और उससे जो भोजन को क्या कहते हैं, जो फूड को पुशिंग मिलती है, नीचे की तरफ खिसकता जाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पूरी गट में चलता है। ये सब थोड़े से जो कुछ नई नई चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। यहीं पर HCl का सिक्रेशन भी स्टमक में हुआ था, पेप्सिन का सिक्रेशन भी स्टमक में हुआ था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए रूमिनेंट्स की अगर बात करें, हर्बीवोरस की, तो हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, क्योंकि इनमें फूड का डाइजेशन ज़्यादा लंबे समय तक होता है, क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलोज पचाने की क्षमता होती है। और सेल्यूलोज जहाँ जो पचाने की क्षमता होती है वो देखिए यहाँ पर एक अपेंडिक्स का रीजन लगा हुआ है। ये अपेंडिक्स जो होता है ये सेल्यूलोज को पचाता है, और ये सेल्यूलोज को पचाने के लिए मेनली जो हर्बीवोरस एनिमल है उनमें तो यह काम करता है, लेकिन
मैन के अंदर तो उसको सेलुलोज, मैन तो कच्चा प्लांट खाता नहीं है, इसलिए उसके अंदर सेलुलोज पहुँचाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अपेंडिक्स हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये वेस्टिज के रूप में पड़ी रहती है। और कभी कभी फूड इसमें फंस भी जाता है तो अपेंडिसाइटिस भी जाता है, तो उससे पेन भी होता है तो उस समय अपेंडिक्स ऑपरेशन के थ्रू निकाल दी जाती है। बाइल सॉल्ट की मैंने बात की थी, जो ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स का और फैट का, तो काइलोमैक्रोन छोटे छोटे पार्टिकल में फैट के चेंज कर देते हैं बाइल सॉल्ट, ठीक है। और पैंक्रियास का काम बता चुकी हूँ आपको, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, उसमें से ट्रिप्सिन निकलता है और वहीं पर इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और हमने ये देखा है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस चलते हैं उसमें लास्ट में एब्जॉर्प्शन आता है, और एब्जॉर्प्शन में ये सारा का सारा जो वाटर है एक्सेस वो कंज्यूम हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है फिंगर लाइक पोजीशन के थ्रू। उसके बाद में जो भी डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो सब बॉडी ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में मिल जाते हैं जाकर के, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन का प्रोसेस, और उसके बाद में ब्लड में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस था ये कहलाता है न्यूट्रिशन, ओके। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करूँगी, और थोड़ा सा आपको बता दूंगी डेंटल केरीज के बारे में कि जो हमारे जो दांत होते हैं वो भी न्यूट्रिशन में ही इंक्लूड किए गए हैं। और डेंटल केरीज का मतलब ये हुआ कि जब टूथ डिके होने लग जाता है और उसके ऊपर हमारे टूथ के ऊपर एक सॉफ्ट इनेमल की कवरिंग होती है और डेंटिन की कवरिंग होती है, जो कि हमारे दांत को सड़ने से बचाती है, ये नष्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग अगर बहुत मीठा खाते हैं तो वो स्टिकी मटेरियल हमारे दांतों में चिपक जाता है, जिससे कि वो शुगर बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या होता है कि इनेमल की लेयर, डेंटिन की लेयर सॉफ्टन हो जाती है, और इससे जो है हमारा इनेमल खराब हो जाता है। इस तरीके से डेंटल केरीज हो जाते हैं और हमारे दांतों में दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर डेंटल केरीज ना हो, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ना डेवलप हो पाए, बैक्टीरिया डेवलप ना हो पाए, जिससे कि पल्प के अंदर वो इन्वेट करके क्या कहते हैं कि दांतों को सड़ाएं ना, दांतों में सूजन ना पैदा करें, इन्फेक्शन क्रिएट ना करें। तो अब तक के लिए बच्चों इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी लाइक शेयर इफ़ यू प्लीज़ विद दिस कंटेंट, ओके। टिल देन बाय।